नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। महाराष्ट्र में एनसीपी में जारी खींचतान के बीच डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बारामती में जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। चाचा शरद पवार से नाता तोड़ने के बाद पहली बार जब वह बारामती पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। बता दें कि बारामती पवार परिवार का गढ़ माना जाता है। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बारामती में एक रोड शो किया जिसमें भारी मात्रा में उनके समर्थक शामिल हुए। एनसीपी नेता अजीत पवार ने कहा कि बीजेपी शिवसेना में शामिल होने का सिर्फ एक कारण था और वह है विकास। अजीत पवार ने हाल ही में एनसीपी में बगावत का नेतृत्व किया था और शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए थे और इसी बीच अजीत पवार ने बीजेपी के साथ जाने की वजह भी स्पष्ट की और उन्होंने कहा कि वे बीजेपी और शिवसेना के शिंदे गुट वाले महागठबंधन में इसलिए शामिल हुए हैं ताकि लोगों की समस्या हल कर सकें। अजीत पवार ने कहा कि राजनीति में न तो कोई हमेशा के लिए दुश्मन होता है और न ही हमेशा के लिए दोस्त, इसलिए उन्होंने राज्य के विकास के लिए गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया। अजीत पवार के बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अजीत पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये धोखेबाज लोग हैं। उद्धव बोले, भाजपा आया राम गया राम पार्टी है जहां नेता पाला बदलते रहते हैं। एनडीए में शामिल अधिकतर पार्टियां धोखेबाज हैं, दूसरी पार्टियां तोड़कर लोग इसमें शामिल हुए हैं। तो अब एनडीए के जो घटक दल हैं वो भी कहीं ना कहीं एनडीए को मजबूत करने के लिए लगातार हमलावर होते जा रहे हैं और ऐसे में इसका सामना इंडिया जो कि विपक्षी दलों का महागठबंधन बना है वो कैसे करेगा और विकास के मुद्दे पर कैसे प्रत्युत्तर प्रस्तुत करेगा, ये सब एक आने वाले समय का सियासी खाका तैयार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों पर कहीं ना कहीं सबके अपने अपने दावे हैं। ऐसे में बीजेपी ने शिंदे और पवार को अपने साथ मिलाकर जो दायरा है उसको बढ़ाने की कोशिश की है और दरअसल अभी जो सर्वे हुए थे उसमें महाराष्ट्र में जो लोकसभा की सीटें हैं उस पर आधे आधे बंटवारे की बात कही जा रही थी। ऐसे में अजीत पवार के टूट जाने से और शरद पवार के इस पूरी लड़ाई में जिसे कहेंगे भीष्म पितामह हो जाने से कहीं ना कहीं अब दोनों तरफ बाजी बराबर हो गई है। ऐसे में महाराष्ट्र से बड़ी लोकसभा सीटें आती हैं। उत्तर प्रदेश के बाद बड़ा राज्य जहां पर लोकसभा सीटें हैं 48, तो अब क्या वहां बंटवारा जो होने वाला है और जो सर्वे में आया है उसके बाद बीजेपी उस बंटवारे में अपना प्रतिशत बड़ा कर लेगी और वहां पर जो कांग्रेस को जो फायदा होने जा रहा है वो फायदा अब बीजेपी उसको नहीं होने देगी और उस फायदे को अपने साथ शामिल कर लेगी। और दक्षिण में कर्नाटक में जो हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी को अब ये रणनीति बनानी आवश्यक है कि कैसे उत्तर के हर एक राज्य और उसके बाद दक्षिण से सटे हुए राज्यों में और जहां पर बड़ा बंटवारा है वहां पर क्षेत्रीय दलों को मिलाकर कैसे अपने सीटों में अपने वोट शेयर में इजाफा किया जाए। 51% का लक्ष्य इस बार बीजेपी का लोकसभा चुनावों में वोट शेयर का है। तो अब ऐसे में ये भी देखना होगा कि क्या वाकई में 51% वोट शेयर के साथ बीजेपी अपनी रणनीति तक पहुंचने में कामयाब होगी। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक वत्स बीजेपी से, रतन तिवारी कांग्रेस से, डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक, आप तीनों का स्वागत। सबसे पहले आलोक जी आपके पास आएंगे। क्या लग रहा है कि हालिया जो सर्वे हुए महाराष्ट्र में उसमें ये दावा किया गया कि सीटें आधी आधी बट रही हैं
उसके बाद आपने रणनीति को चेंज किया और वहां पर बड़े छत्रप, मराठा छत्रप कहे जाने वाले शरद पवार के दल में सेंध लगाई और अजीत पवार को अपने साथ मिला लिया। वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक रैली में गए थे, वो कह रहे थे आपने बहुत देर कर दी आते आते, लेकिन अब ठीक है, देर तो कर दी लेकिन आ गए हैं। तो क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र में बड़ी लोकसभा सीटें हैं, तो वहां पर प्रतिशत वोट शेयर को बढ़ाने में और उन सीटों को कांग्रेस से झटकने में, ये रणनीति में आप कामयाब होंगे और ये और क्षेत्रीय दलों के लिए पूरे देश में मैसेज होगा कि क्षेत्रीय दल भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि अजीत पवार जिस भरोसे की बात कर रहे हैं बीजेपी और शिंदे गुट के साथ, वो कहीं ना कहीं और क्षेत्रीय दलों को भी मजबूत करेगा। देखिए त्रिशूल जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई दल किसी के साथ मिलता है या मर्ज करता है तो उससे उसकी शक्ति में इजाफा होता है। और राजनीति में तो खैर कोई रिटायर नहीं होता है, लेकिन उम्र का भी एक तकाजा होता है। इसमें कोई दो मत नहीं कि शरद पवार महाराष्ट्र के नहीं, देश के एक कद्दावर नेता के रूप में स्थापित है, लेकिन अब उनके दिन लग गए। उसका मेन कारण है उनका उम्र और उनका स्वास्थ्य। और उन्होंने जो जैसे लालू यादव ने प्रयोग किया या मुलायम सिंह जी ने प्रयोग किया, उन लोगों का प्रयोग सफल हो गया। उनके दूसरी पीढ़ी के बच्चों ने उनकी कमान संभाल ली है, लेकिन वो इसी कारणवश महाराष्ट्र में सुप्रिया सुले जी के साथ नहीं हो सका। और शरद पवार एक उस खेमे से कद्दावर और शक्तिशाली नेता के रूप में उभरे। अब उन्होंने अपना रास्ता दूसरी ओर तय कर लिया है, तो स्वाभाविक है इससे बीजेपी मजबूत हुई है और आसन्न लोकसभा चुनाव में हम प्रचंड बहुमत से महाराष्ट्र से सीटें लेने में सफल होंगे। ठीक है रतन जी, क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को भी बड़ी बढ़त दिखाई गई थी, जो सर्वे हुए थे हालिया, तो क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र में लड़ाई बनी हुई है बराबर की? जी नमस्कार जी। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र की राजनीति को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ। महाराष्ट्र में आपने देखा किस प्रकार शिवसेना को 2 टुकड़े हो गए, एनसीपी के 2 टुकड़े हो गए और कांग्रेस पार्टी का एक भी विधायक इधर से उधर नहीं हुआ। और आपने कुछ महीने पहले देखा, अभी पिछले महीने माननीय विरोधी पक्ष नेता का जो पद होता है वो पद कांग्रेस को मिल गया। देखिए, अगर बीजेपी, एनसीपी और शिंदे गुट एक हुए हैं, कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, ये तीनों की आपस में बहुत जबरदस्त यहाँ पे लड़ाई छिड़ी है। अजीत पवार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और शिंदे जी मुख्यमंत्री से हटना नहीं चाहते हैं और देवेंद्र फडणवीस जी वो मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है महाराष्ट्र में। और आपको बड़ी बात बता दूं त्रिशूल जी, कि जिस प्रकार से भीड़ की बात, भीड़ में अभी अजीत पवार जी ने कहा कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता। उसी भीड़ से गोपीनाथ मुंडे लगातार लोकसभा जाते रहे हैं और उनकी एक पुत्री वहां से लोकसभा सांसद और उनकी दूसरी पुत्री पंकजा मुंडे है, वहां से विधायक और मंत्री थी। लेकिन एनसीपी के विधायक धनंजय मुंडे जी ने उनको हरा दिया था। अब वो मुंडे जी एनसीपी के साथ और बीजेपी के साथ हो लिए हैं। तो कहीं न कहीं आने वाले विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, आप देख लेना इन लोग की आपस में जबरदस्त लड़ाई होगी और उसका सीधा फायदा कांग्रेस को होने जा रहा है। सुशील जी, क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बड़े मराठा छत्रप को तोड़ लिया है बीजेपी ने, एनडीए ने, ऐसे में नुकसान की संभावनाएं कम हो गई हैं, लेकिन क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे का अपना कद है और कांग्रेस साथ है, तो कहीं ना कहीं वोट शेयर बट रहा है महाराष्ट्र में? जी, आपने बिल्कुल सही कहा त्रिशूल जी कि
अगर किसी को नुकसान होने जा रहा है महाराष्ट्र में, तो सबसे ज्यादा नुकसान होने जा रहा है कांग्रेस को। क्योंकि आप देखिए, जो एक राष्ट्रीय पार्टी थी, उसका इतना स्तर नीचे गिर गया कि उन्होंने उद्धव ठाकरे जैसी एक नवजात पार्टी के साथ एक तो उन्हें समझौता ऐसी करना बात पड़ा। उसके बाद जो भी समझौते उन्होंने किए, जिन प्रिंसिपल, जिन आधार, जिन सिद्धांतों के ऊपर वो इलेक्शन लड़ते बीजेपी से थे, पुरानी पार्टी है शिवसेना। आधार उन्होंने वहाँ पाषाण में चले गए, गौण हो गए वहां पर। और क्योंकि कांग्रेस ने वापसी के लिए महाराष्ट्र में कुछ नहीं किया है, और जो कांग्रेस के बड़े अधिकारी थे वो सब करप्शन में पीछे, आपने देखा कि जेल तक हो आए हैं। तो मुझे लगता है कि तो कहते हैं ना कि कर्म आपके बोलते हैं, आपने काम कुछ किया नहीं है, जो काम है वो करप्शन के रूप में जाना जाता है, और अभी अपने पुनः उपस्थिति दर्ज करने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं किया है। तो इस सारे मामले में सबसे ज्यादा जो नुकसान मुझे दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस को दिखाई दे रहा है। बाकी अजीत पवार जी ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने की कोशिश की है। अब चूंकि अब उन्हें ये भी एक आने वाले समय का पैमाना होता है कि उन्होंने देख लिया कि देश इस समय भारतीय जनता पार्टी के चाह रहा है, मोदी जी की अगुवाई में वो चाह रहा है कि जैसे हमने चांद पर विजय हासिल की, चंद्रमा तक साउथ जो चंद्रमा के साउथ में अपना झंडा गाड़ा है। तो भारत विकास कर रहा है, जाति पाति से ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर, करप्शन को दूर करके भारत में जो विकास हो रहा है वो दिख रहा है। तो यही पैमाना है, मुझे लग रहा है कि देश का मूड अब एक पर्टिकुलर दिशा में जा रहा है, और उसमें सबसे ज्यादा जो लूज करने वाला है वो मोहब्बत की दुकान बेचने वाले लोग लूज करेंगे, जो मोहब्बत के नाम पे लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं। इस तरह के लोग सबसे ज्यादा लूज करने वाले हैं। तो बीजेपी का प्रवक्ता बन के बैठा है। देखिए क्या होता है कि तिवारी जी, जो एक दोहा कहा गया है, रहीम जी ने कहा है, आप इस चैनल पे बैठ के हिंदू मुस्लिम लव जिहाद की बात कर रहे हैं। और बिन साबुन पानी लगे दुर्बल निर्मल करे इस स्वभाव। चैनल पे बैठ के आप लव जिहाद की भाषा बोल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। निम्नतम स्तर पर हैं। आजादी के बाद सबसे नहीं कम सुशील सीटें जी, हैं आपकी, सुशील उसके जी, बाद भी आप सुशील जी व्यक्तिगत रूप से आप बीजेपी का सपोर्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और आप बीजेपी के प्रवक्ता बन जाते हैं। बड़ी दिक्कत यह है, आप समालोचना कीजिए, आलोचना कीजिए, लेकिन आप सराहना के सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर देते हैं। अगर चांद पर पहुंचने की बात करना, देश के विकास की अरे बात करना, चांद पर पहुंचना, चांद पर पहुंच गए, जनता का भी कुछ होगा। 400 रुपए किलो टमाटर खरीदेंगे क्या आप? ये भी तो बताइए ना, सारी चीजें बताया कीजिए भाई। आप भूल जाते हैं एकदम, आपको लगता है कि बस जो हो रहा है बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ है। आप राजनीतिक विश्लेषक या यहाँ पर आप दोनों की विश्लेषण करने के लिए बैठे हैं। देखिए वही मैंने कहा, इस समय जो क्योंकि देश का मूड बदल रहा है, पिछले कुछ दिनों पहले एक सर्वे हुआ था, आज तक पे दिखाया गया। हाँ बदल रहा है कर्नाटक में। अब हमें किसी तक का और उसका अभी तक का और इसका सर्वे मत बताइए मुझे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कर्नाटक में चुनाव हार जाते हैं, बड़े बड़े वहाँ पर बड़े बड़े राजनीति के पैरोकार वहाँ पर ध्वस्त हो जाते हैं, और आप कह रहे हैं कि सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता भाई। जो मौजूदा व्यवस्था में, जो वर्तमान में जो मुद्दे हैं, ज्वलंत विषय हैं, उन पर भी चर्चा कीजिए। त्रिशूल जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कर्नाटक में इन्हें लूज किया है भारतीय जनता पार्टी। क्यों हार गए? और अपने जो बीजेपी भ्रष्टाचार से तो बिल्कुल नाता नहीं रखती थी, वो चुनाव हार गए। बताइए आप कह रहे हैं कि बिल्कुल स्वर्णिम है। देखिए आप फिर थोड़ी सी चीजों को आप भी पूरी तरह नहीं देख पा रहे हैं। नहीं, मैं देख रहा हूँ अच्छी तरीके से, मैं बड़े लंबे समय से देख रहा हूँ, बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ। जहाँ पर भी पार्टी अपने अच्छाइयों को जनता तक नहीं पहुंचा पाएगी, वहाँ पर वो लूज करेगी। जहाँ पर अपने परसेप्शन को चेंज नहीं कर पाएगी, वहाँ पर वो लूज करेगी। अब मैं यही बात बता रहा था तिवारी जी को कि कांग्रेस इस समय अपने दौर के सबसे निम्नतम स्तर पर है, ये तथ्य है एक। और इस बात को बताने के लिए ये चस्पा कर देते हैं कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अगर भाई आपकी 50 से कम सीटें लोकसभा में रह गई हैं, तो ये बीजेपी प्रवक्ता नहीं बोल रहा है, ये आंकड़े बोल रहे हैं। रतन तिवारी जी, सारी जो वोटर है वो रतन तिवारी जी,
चला जाता है, दिल्ली में जवाब भी रखिए चला अपना। जाता है, आप के पास देखिए, आप मैं पार्टी के एक पास आपका सवाल सारा पूछना वोट चाहता चला हूँ। जाता है, तो बीजेपी सुन लीजिए एक बार, सुन माननीय लीजिए। हमारे जो सुशील जी, एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आपने देखिए शुरुआत में कहा आप कि सवाल महाराष्ट्र पूछिए। में कई नेता जेल होके चले आए, कांग्रेस के कई नेता जेल होके चले आए। मुझे महाराष्ट्र में एक नेता का नाम बताइए जो कांग्रेस पार्टी का हो, जो जेल जाके आया हो। इसी चैनल पे पूछ रहा हूँ, नाम बता दीजिए। देखिए ये एक सवाल एक नाम आपका बता दीजिए राजनीति सुशील। से होना चाहिए। मैं तो वो बताऊंगा जो नेता शेखर जेल जी, मैं इसी होकर दावे के आया साथ तो बोल रहा हूँ, इस उसको चैनल पे करने बता की हम दीजिए महाराष्ट्र में पड़ताल कांग्रेस का करेंगे। कौन नेता जेल में जाके आया है। ये आपका सवाल आलोक वत्सी एड्रेस करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने बोला ना, आप आरोप आपने लगाया। मैं तो आपसे ये आप सिर्फ बता तो जानना चाह रहा दीजिए हूँ कि चैनल पे आपने बैठ के आप झूठ फैला रहे हैं। देखिए बताइए, आप रतन तिवारी जी आप बताइए, नाम बताइए सुशील जी। अंधभक्त हैं झूठ फरेब की राजनीति मत करिए। एक नाम बताइए महाराष्ट्र सुन का कौन लीजिए ना नेता है उनको, जो आप जेल में सुशील जाके जी आया सुन है। लीजिए भाई, उनके उनको सुन तो लीजिए, आप उनका जवाब दे देना, सुन लीजिए। सुशील जी, महाराष्ट्र कांग्रेस में ऐसा कौन सा नेता है जो जेल जाके आया है, बताइए आप नाम। अच्छा महाराष्ट्र कांग्रेस छोड़िए, मैं राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करता हूँ। राष्ट्रीय कांग्रेस में यही झूठ है, यही झूठ है जो आप लोग प्रियंका लगातार बेनकाब हो जाते हैं। बेल पर बाहर है। प्रियंका जी की भी बेल पर बाहर है, आपके दामाद जी भी मैं बाहर क्या हैं, बोल रहा हूँ आपकी कि माता आप जी भी झूठ बाहर मत हैं। भरोसा जब करिए। पूरा का पूरा जिस आपका पर राष्ट्रीय बैठ के आप अध्यक्ष, चैनल पे बैठ के राष्ट्रीय अपना पुलाव महासचिव, बांट रहे हैं, राष्ट्रीय नेता जब बेल पर हैं, आपकी ईमानदारी से दोस्तों नैतिकता कहाँ अरे आती है? सुशील जी, आप सारा काम कर लेंगे तो लगेगा। आलोक जी क्या करेंगे बताइए? आलोक जी के लिए भी कुछ हाँ, काम तो छोड़ दीजिए मैं ना। यही बोल रहा हूँ कि ये काम इतना आलोक जी इतना का तो है, आपको मेरे से पता तो है, आप आलोक वत्स जी भी कई बार मैं सवाल पूछता हूं तो बिल्कुल साफ जवाब दे देते हैं, पार्टी चाहे बाहर निकाल दे, पार्टी चाहे छोड़नी पड़ जाए उनको। कभी मैं नहीं, उनसे ये सवाल बात, पूछता हूं ना, बड़ा ये ईमानदारी से तारीफ जवाब है देते हैं। आलोक जी का। आलोक जी आलोक जी इस आपके सम्मान के ऊपर हकदार है, हैं। बताएं। मैं आलोक जी से कई बार सवाल मैंने ऐसा पूछा जो पार्टी लाइन के खिलाफ था, लेकिन उनका जवाब बिल्कुल पूरा सच से ओतप्रोत था। ये भाई सीखने की जरूरत है थोड़ा सा। इस देश को अच्छे नागरिकों की आवश्यकता है। पार्टी प्रवक्ताओं और राजनीतिक विश्लेषकों से ज्यादा इस देश को अच्छे नागरिकों की आवश्यकता है, जिम्मेदार नागरिकों की आवश्यकता है, और ये हमारा कर्तव्य है। हम 4 लोग बैठे हैं, चारों का कर्तव्य है कि ईमानदारी से बोलें, क्योंकि लोकतंत्र की जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है। आलोक जी, ये कांग्रेस अभी बहुत विकट स्थिति से गुजर रही है। सही कहा मेरे पूर्व के प्रवक्ता ने, आजादी के बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी आज 76 पार्टियों के दया पे है। इनको बुरा लगेगा। मेरे दोस्त बहुत दिन से हम लोग, मेरे छोटे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत दिनों से हम लोग डिबेट में साथ रह रहे हैं, लेकिन आज ये परिस्थिति है, ये सत्य है, अकाट्य सत्य है। उदाहरण के तौर पे बिहार में इतनी सीटें उनको नीतीश और लालू दे देंगे, उस पर उनको संतुष्ट होना पड़ेगा। वही हाल कमोबेश उत्तर प्रदेश में होगा, वही हाल कमोबेश तेलंगाना में होगा, अगर वो साथ मिलकर लड़ते हैं तो। वही हाल कमोबेश वेस्ट बंगाल में होगा। तो ये करीब 150-200 सीट में 445 में 150-200 सीटों में ये तो क्षेत्रीय दलों के कृपा पात्र पे है। ये इनको सोचना होगा इसके ऊपर। और अभी जो कांग्रेस के लोग बार बार चीख कर चिल्ला के राहुल गांधी को एज एन ऑल्टरनेटिव खड़ा कर रहे हैं, कवायद कर रहे हैं, क्या इनको 26 दलों के लोगों ने अपना नेता मान लिया है? अभी तक तो उसका संयोजक नहीं तय हुआ और विरोध के स्वर सीट बंटवारे पे उठने लगे। तो मिला जुला के स्थिति बहुत फेवरेबल नहीं है। इस सब के बावजूद एक कद्दावर मजबूत नेता मोदी जी के रूप में खड़ा से टकराने के लिए अभी के परिस्थिति में बहुत कवायद करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल एक सवाल, बहुत गहरा सवाल है आलोक जी का, रतन तिवारी जी।
कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ये है कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा आपके बीच में, और इस बंटवारे को लेकर लगातार आप अच्छे तरह से जान रहे हैं, जो खींचतान है वो निकल के सामने आ भी रही है। तो ये एक आपके लिए बड़ी चुनौती है। अगर आप किसी लक्ष्य को निर्धारित कर रहे हैं, किसी रणनीति को बना रहे हैं, तो सबसे पहले रणनीति आवश्यक है कि आपके बीच में सीटों का बंटवारा कैसे होगा। देखिए त्रिशूल जी, अभी आपने उत्तर प्रदेश में देखा कि किस प्रकार एक उपचुनाव के, विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने सहयोगी सपा के लिए समर्थन पत्र जारी किया। उसी प्रकार महाराष्ट्र हो या अन्य राज्यों में जहां भी चुनाव होने, लगभग हमारी बातें पूरी हो चुकी और 31 तारीख को और 1 तारीख को महाराष्ट्र इंडिया का चेयरमैन भी बन जाएगा और राहुल गांधी जी का लगभग 3 किलोमीटर तक का रोड शो भी मुंबई में होने वाला है। और उस समय आप देख लेना, आपके चैनल भी दिखाएंगे, लोगों को समझ में आएगा कि पूरी मुंबई नहीं, पूरे महाराष्ट्र की जनता अपने प्रिय नेता जननायक राहुल गांधी जी को देखने के लिए सड़कों पे उमड़ी हुई दिखेगी। सीट का जो फार्मूला है वो पूरी तरीके से बन चुका है। सब लोग अपने अपने लोकसभा में काम कर रहे हैं, अंतिम क्षण में वो घोषित कर दिया जाएगा। अभी हमारे मित्र सुशील जी बोल रहे थे कि कांग्रेस के नेता जेल गए, वो बता नहीं पाए। आलोक जी बोल रहे थे कि इनके 26 दलों के जो लोग हैं, क्या राहुल जी को अपना नेता मानते हैं? हमने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि राहुल जी हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। जब सीट आएगी और सारे दल मिलके पार्लियामेंट्री बोर्ड जब बैठेगा, सारे लोग मिलके ये तय कर लेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हम तो चाहते हैं कि राहुल जी, प्रियंका जी देश के प्रधानमंत्री बने। और त्रिशूल जी, इनके जो 38 दल हैं, अगर 2 दल और मिला दे तो अली बाबा 40 चोर हो जाएंगे। तो 38 दलों में से 25 दल इनके ऐसे हैं जिनके एक भी विधायक नहीं। जबरन पकड़ के अपने एनडीए में शामिल करने का सिलसिला जारी है। ठीक है, इनके एक नेता है प्रधानमंत्री मोदी जी, इनके जो 38 दल हैं, अगर बीजेपी के खिलाफ अगर बोल देंगे तो ईडी सीबीआई का तोता उनके पीछे लग जाएगा। तो उनकी तो मजबूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे जाना। हमारे यहाँ पे सब कुछ दुरुस्त है। 31 और 1 तारीख को बहुत कुछ सामने आ जाएगा। ठीक है सुशील जी, क्या लगता है कि सीटों के बंटवारे पर कहीं ना कहीं जो इंडिया जो गठबंधन है वो उलझा हुआ है? सुशील जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए मैं आऊँगा। आलोक जी, क्या लग रहा है कि ये जो सीटों का बंटवारा है ये आपके लिए फायदेमंद है? शायद सीटों के बंटवारे पर आपको बाजी आगे आपको बढ़त मिल रही है इंडिया से। आलोक जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? मिल रही है। आलोक जी, सीटों के बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं आप जो सवाल कर रहे हैं वो वहां पर ये जो गठबंधन है इंडिया वाला ये उलझा हुआ है, इसमें आपको थोड़ी बढ़त है। देखिए वही चीज तो मैं शुरू से कह रहा हूँ, खेला शुरू हो गए जब सीट का बंटवारा हो गए, वही ये गठबंधन तार तार हो जाएगा। और ऑलरेडी इसके संकेत मिल रहे हैं। आपने देखा दिल्ली में अलका लांबा का बयान, आपने देखा महाराष्ट्र ये वेस्ट बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट का बयान, हम किसी कीमत पर ममता बनर्जी के साथ नहीं लड़ेंगे। यहाँ अलका लांबा ने कहा कि हम 7 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये सब कवायद एकजुटता की है कि बिखराव की है? और यही चीज इनको अंतोगतवा ले डूबे। हम तो चाहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष खड़ा हो। लोकतंत्र के लिए नितांत आवश्यकता है। चाय में जितनी जरूरत दूध की है उतनी जरूरत चीनी की भी पड़ती है। लोकतंत्र बगैर मजबूत
पक्ष के बेलगाम हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके की कवायद ये कर रहे हैं वो बिखराव की ओर ज्यादा, क्योंकि महत्वाकांक्षी लोग हैं छत्रप, लेकिन महत्वाकांक्षी है। आप खुद सोचिए, बीजेपी का संगठनात्मक स्तर, उसका बूथ मैनेजमेंट, इन सब में ये कहीं मैच कर पा रहे हैं? तो फिर कहते हैं हम हटा देंगे। नहीं, लेकिन छत्रप उनके पास भी हैं, ये भी आपको मानना पड़ेगा। छत्रप उनके पास भी हैं, आपके पास है, उनके पास भी हैं। उनके पास ज्यादा छत्रप है हमारे मुकाबले, और ये नुकसान है आपके लिए। नुकसान नहीं, लड़ाई होगी। अब आप देखिए ना, जगन मोहन रेड्डी हैं, बिल्कुल बीच में रहते हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आप देखिए नवीन पटनायक हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। के चंद्रशेखर राव हैं। अब आप भले ही देखिए, आज अगर निर्विवाद रूप से देश में प्रधानमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार का नाम लिया जाएगा तो नवीन पटनायक वो निर्विवाद नाम है जो निकल के सामने आ सकता है। और अगर नाम ले दिया गया, आप समझिए, तो ये मना करने वाले नहीं है नवीन पटनायक कि नहीं मैं नहीं बनूंगा, मैं तो बीजेपी के साथ रहूंगा, एनडीए में रहूंगा। ये वो नाम है जिनके ऊपर आपको 1000 बार विचार करना होगा। नवीन पटनायक का नाम निकलकर प्रधानमंत्री के लिए नाम सामने आता है तो आप समझिए नवीन पटनायक मना करने वाले नहीं है। अरे मना बात तो कोई आपको नहीं प्रासंगिक बात मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात थोप नहीं रहा हूँ आलोक जी आपके ऊपर। आप बिल्कुल प्रासंगिक कर रहे हैं। मना तो हम भी नहीं करेंगे, अगर मेरा भी नाम आ जाए कोई नहीं मना करेगा। तो ऐसे में छत्रपों के संग जो आपकी जो पींगे है ना, वो बैठ नहीं पा रही हैं। आप अजीत पवार को तोड़ लेते हैं महाराष्ट्र में, लेकिन वर्चस्व कायम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आप चंद्रशेखर राव से तो आपका है ही नहीं कोई रिश्ता, दूर दूर तक नहीं है, लेकिन कहीं जहां भी छत्रप बड़े बड़े हैं, अब मान लीजिए पश्चिम बंगाल में टीएमसी नुकसान कर ही रही है, तो वहां पर आप छत्रपों से लड़ाई लड़ेंगे ना तो वो नुकसान आपको हो रहा है जमीनी स्तर पर राज्यों में, और कई राज्यों में हो रहा है। देखिए त्रिशूल जी, इसमें कोई शक नहीं कि इस बार की 2024 की लड़ाई 2019 की लड़ाई से टफ होगी। हाँ, लेकिन दिए गए परिस्थितियों में हम दोबारा चुनाव जीतकर सरकार बनाएंगे। लेकिन हाँ, हमारी राह उतनी आसान नहीं होगी, हम इस बात को समझ रहे हैं और हम इसके लिए मशक्कत भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। हम सोए हुए नहीं है, हम इसको लाइटली नहीं ले रहे हैं और इसको मुझे स्वीकारने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे स्वाभाविक है, जब 1 से 2, 2 से 3 आपके खिलाफ लड़ेंगे तो नेचुरली वो मजबूत हो जाएंगे। 1 लकड़ी से 3 लकड़ी तो मजबूत है ही। लेकिन ये हमसे सरकार छीन ले, ये इन परिस्थितियों में संभव नजर नहीं आ रहा। ठीक है रतन तिवारी जी, लड़ाई होगी, ठीक है, इनकी सीटें बढ़ेंगी। हाँ, यही हम पूछ रहे हैं ना, वो बढ़ने बढ़ाने का जो खेल है वही तो पूछ रहे हैं। बढ़ेगी, मान रहे हैं, सीटें बढ़ेगी, आप मान रहे हैं, तो वो जो बढ़ेंगी वो नुकसान हो रहा है ना। हाँ, हो रहा। तो 51% की बात की जा रही है ना, और ये भी बात आ रही है कि 150 सीटों पर सांसद बदले जाएंगे। एक चीज जान लीजिए त्रिशूल जी, जब आप किसी इम्तिहान में जाते हैं तो कुछ लक्ष्य निर्धारित करके जाते हैं ना, तो हमने भी वो लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। अब उसमें हम कितने सफल होंगे ये समय और जनता बताएगी। रतन तिवारी जी, छत्रपों का फायदा भी हो रहा है, नुकसान भी आपको हो रहा है, क्योंकि छत्रप भरोसेमंद नहीं है किसके साथ चले जाएंगे। देखिए त्रिशूल जी, अगर टीएमसी की बात की जाए तो टीएमसी हमारी यूपीए में भी रही है। सपा की भी अगर बात की जाए तो सपा भी हमारी सरकार को यूपीए में समर्थन दी थी। ठीक है, महाराष्ट्र में उद्धव जी हमारे साथ हैं, जो सबसे बड़े छत्रक मराठा हैं,
माननीय शरद पवार जी हमारे साथ हैं और तमाम बहुत सारे क्षेत्रक हमारे साथ हैं और अपने अपने राज्यों में जिनकी मजबूत स्थिति है उसको नकारा नहीं जा सकता। और मैं बड़ी दावे के साथ कह रहा हूँ त्रिशूल जी, आप देख लेना टीडीपी और अकाली दल भी अगर 31 और 1 तारीख की बैठक में शायद वो भी शामिल हो सकते हैं, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है, तो और मजबूती स्थिति में हमारी आ जाएगी। तो हम पूरी तरीके से मजबूत हैं और राहुल गांधी जी तो हैं, छत्रपों में सीट कैसे बांटेंगे? कांग्रेस का तो नुकसान हो ही रहा है। कांग्रेस को तो वो कह रहे हैं कि हम सीट लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, तो नुकसान हो रहा है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश में 80 सीट है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कांग्रेस कैसे भरपाई करेगी? मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि साउथ में, दक्षिण में हम 206 और 209 सीट पे हम नंबर 2 की पोजीशन पे थे और जाहिर सी बात है 206 209 सीट पे तो हम मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और जहां जहां हमारी स्थिति कमजोर है, छत्रपों की स्थिति मजबूत है, वहां पे हम उसी फार्मूले के हिसाब से बैलेंस कर लेंगे कि भैया 80 सीट में से 70 सीट अगर सपा की मजबूत है तो 10 सीट पे हम चुनाव लड़ लेंगे, 10 हम जीत जाएंगे, 70 वो जीत जाएंगे। तो पूरा बैलेंस लेके हम चल रहे हैं और आपको मैं बड़े दावे के साथ कर रहा हूँ 2024 में भारतीय जनता पार्टी 100 सीट पे सिमट जाएगी। ये जितना दावा करना चाहे दावा कर सकते हैं। नहीं सर, ये दावे आपने अपने आप दावे करते रहिए। दावे तो जनता जो करेगी वही दावा मंजूर होगा। सुशील जी, क्या लग रहा है कि जो छत्रप है वो मजबूत है और शायद इनके सामने दोनों राष्ट्रीय पार्टियां उतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं है जितना होना चाहिए, और इस लोकसभा चुनाव में ये गणित सामने निकल कर आ रहा है और बहुत सारे राज्यों में आ रहा है। सुशील जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं और लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जो गठबंधन है उसमें प्रधानमंत्री उम्मीदवार तो क्लियर है, पूरी दुनिया को मालूम है। लेकिन जो INDIA बना है, जो कि एक तरह से नाम भारत का उन्होंने चुराया है और उसके ऊपर FIR भी दर्ज है इनके ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि आपकी जब इंटेंशन ही गलत है तो आपके कर्म भी गलत होते हैं और उसका रिजल्ट भी गलत ही आता है। और जैसे कि आपने भी थोड़ी देर पहले बोला कि अभी तक संयोजक ही तय नहीं है और 1 साल से भी नहीं, संयोजक तो भाई एनडीए का भी तय नहीं है। कहाँ एनडीए का कोई आपने सुना है कन्वीनर का नाम? जॉर्ज फर्नांडिस के बाद कौन कन्वीनर है, आप बता सकते हैं मुझे? देखिए, जॉर्ज फर्नांडिस के बाद कौन कन्वीनर है, बता सकते हैं आप मुझे? त्रिशूल जी, आपकी चैनल पे आके बकवास कर, कन्वीनर बनने का मतलब है सबको जिम्मेदारियां तय हो जाएं। गलत बात, और गलत बात। देखिए सुशील जी, मुझे आप बता दीजिए कन्वीनर कौन है एनडीए का? जॉर्ज फर्नांडिस के बाद नाम बता दीजिए। देखिए ऐसे नहीं चलता, एक तरफा बात नहीं, दोनों तरफ। मेरा आपसे खास तौर से आपसे कहना है, हमारा दायित्व है, जनता हमसे अपेक्षा करती है कि हम वो बात बोलें। मैं बात को घुमाना फिराने की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। और कन्वीनर दोनों का ही नहीं है भाई, दोनों का ही नहीं। जब पार्टी का ये साहस एनडीए ने भी नहीं किया, हो गया है, ये साहस एनडीए ने भी नहीं किया कन्वीनर बनाने का, तो ये तो मानना पड़ेगा आपको। चलिए हम मान लेते हैं। हाँ। इनका भी कन्वीनर नहीं है। हाँ। इनका भी कन्वीनर नहीं है। लेकिन जहां तक बात प्रधानमंत्री पद की आ रही है कि जो शीर्ष नेता कौन होगा गठबंधन का, जो सरकार बनाने के बाद, तो वहां पर अगर आप तुलना करें INDIA की और एनडीए की, तो इन्होंने माननीय मोदी जी सीधे खुद भी बोल चुके हैं सभाओं में कि मुझे ही आना है और अर्थव्यवस्था को तीसरे स्तर पर लेकर जाना है, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था लेकर जाना है। तो उसका अगर आप कंपैरिजन करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंपैरिजन है। हाँ, भले ही खबरें बनती हैं कि कुछ दल और छोटे आ गए INDIA के साथ, तो ये वो दल हैं जिनका ना तो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ना ही उनका कोई जनाधार है। लेकिन 25 से 30 दल ऐसे हैं जिनके एक MLA नहीं है। इसीलिए आशान्वित है कि अभी स्टेट्स में, कर्नाटक और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है और इसका श्रेय ये लोग राहुल जी को दे रहे हैं। और ये ठीक है, अंतपक्ति में आप राहुल जी को खुदा मान ले, भगवान मान ले, लेकिन आपको कमजोरियों का ध्यान रखना पड़ेगा। हम मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है और उसके लिए RSS ने अपने मुखपत्र में कई कारण भी बताए हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ कमांड की बात करी है, सेकंड लाइन ऑफ कमांड की बात करी है कि देश के लिए क्या क्या मुद्दे होने चाहिए, बात करी है कि
क्या क्या मुद्दों पर बात जनता से नहीं होनी चाहिए, क्या क्या मुद्दों पर ज्यादा बात होनी चाहिए, किन किन तबकों को से संवाद शुरू करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले काफी समय से भारतीय जनता पार्टी को एंटी मुस्लिम ही प्रोजेक्ट किया गया है और यही विपक्ष की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगता है कि इस बार माननीय मोदी जी ने इसी जो स्ट्रेंथ थी उस पर चोट की है पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा उठाने के बाद। और आपको शायद देश की जनता को पता होना चाहिए कि 80% से ज्यादा मुसलमान पसमानदा मुसलमानों की श्रेणी में आते हैं, जो कि SC ST OBC तेली माली और बढ़ई और इस तरह के जो काम करने वाले जो छोटी छोटी श्रेणी के काम जा रहा है, वहाँ ट्रेन में RPF वाला गोली मार दे रहा है। आप कह रहे हैं कि और हेमंता विश्व शर्मा कह रहे हैं कौन शाहरुख खान, आप बताइए। और हमसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि हम सच ना बोलें। हमें तो इस देश के लिए बोलना पड़ेगा ना भाई, ऐसे थोड़ी है किसी पार्टी का झंडा लेके भागे। आपकी जिम्मेदारी है अपने दर्शकों के संदर्भ में बोलना। हाँ। अगर आपके दर्शकों से हमारा दर्शक सभी जातियों से आता है, बिल्कुल सभी जातियों और सर्वधर्म संभाव बोलना आवश्यक है। भारत का प्रधानमंत्री बोलता है जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, और अभी रतन तिवारी जी से मैं पूछ लूंगा, बता देंगे भाई कितना क्या चल रहा है। रतन तिवारी जी, सुशील जी रतन तिवारी जी तो पर्दे पर बैठकर झूठ बोलने के माहिर हैं। मैं तथ्य देता हूँ, वो तथ्य तो ये काट नहीं पाते हैं कि उसमें तथ्य क्या है। ये भारतीय जनता पार्टी का होने का आरोप लगा देते हैं। क्या ये बात गलत है? इनको क्या प्रवक्ता बना के छोड़ेंगे क्या भाजपा का? इनको क्या पार्टी बदलवाएंगे क्या आप? इनको क्या पार्टी बदलवाना चाहते हैं क्या आप, रतन तिवारी जी? ये जो आलोक जी है, बहुत ही स्पष्टता से उन्होंने यह इसी चैनल पे कह दिया कि जाहिर सी बात है इंडिया की जो सीट है वो बढ़ेगी। बड़ा अच्छा लगा, ऐसे स्पष्ट प्रवक्ता हर पार्टियों में होने चाहिए। हमारे जो दूसरे मित्र बैठे हैं, इन्होंने 2-3 ऐसे वक्तव्य आपके चैनल पे रखे, मैं भी सवाल किया, आपने भी सवाल किया, उसका जवाब नहीं दे पाए। तो दर्शक भी देखते होंगे तो हंसते होंगे इनके ऊपर कि यह कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन त्रिशूल जी, आपने देखा यह हिंदुत्व की बात करते हैं, पसमंदा मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा कि यही प्रधानमंत्री हैं द केरल स्टोरी की बात करते हैं, द कश्मीर फाइल का प्रचार करते हैं। इनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दोनों हाथ उठा के कह रहे थे कि 20% मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है। और आपने देखा मुंबई में एक ट्रेन में सिर्फ हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पे एक RPF के जवान ने 4 लोगों को गोली मार दी। और आपने अभी स्कूल में देखा कि स्कूल में एक मुस्लिम बच्चे को किस प्रकार से मारा गया, पीटा गया। या हिंदुत्व और मुसलमानों के नाम पे कहीं ना कहीं इस देश को गुमराह करना चाहते हैं। हम तो बार बार कहते हैं कि आप विकास पे डिबेट करिए, विकास पे बात करिए, और ये बताइए आपकी कौन से राज्य में स्थिति मजबूत है और कौन से राज्य में आप सबसे ज्यादा सीट लेके आने जा रहे हैं, और आपने इस देश के लिए क्या किया। देखिए सुशील जी, 40 रुपए का अंधभक्ति का चश्मा पहन के आप बीजेपी का गुणगान करेंगे, वो अच्छी बात नहीं है। दोनों पक्षों की बात कह रहे हैं आप। रतन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं रतन जी से सिर्फ ये गुजारिश करूंगा, पिछले 9 सालों में विकास के 9 कार्य गिना दें जो इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। नहीं तो मैं इनको कुछ न्यूज़पेपर्स की क्लिप भेजूंगा। ये क्यों गिनाएंगे? तो आलोक जी बताएंगे ना, ये क्यों बताएंगे भाई? नहीं तो ये इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ देश के विकास के जो तथ्य है ये इन्हें अंधभक्ति लगती है। आप इनको ले जाके छोड़ेंगे आप। हाँ, जो दुनिया मानती है वो इन्हें अंधभक्ति लगती है। क्या मतलब कुछ समझ में आ रहा है, क्या बोल रहे हैं? ठीक है आलोक जी, चंद्रयान पर सफलता मिली, आप उसी के बारे में पानी पीजिए आप। नहीं आलोक जी, उसी के बारे में बोल दीजिए जो रिसेंट सफलता है, पूरी दुनिया देख रही है। सुशील जी देखिए, खुद प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि राम मंदिर और 370 से वोट नहीं मिलने वाला, काम करना पड़ेगा। गुड, काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ। खुद प्रधानमंत्री अपने सांसदों को बोल चुके हैं ये बात। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि लोकसभा जो देश का आम चुनाव है उसमें नागरिक हैं, आप हिंदू हैं,
ब्राह्मण है तो जय श्री राम बोलने में आपको शर्म आती है, तो आप बताइए फिर क्या है? आप ना तो भारत के प्रति आप वफादार हैं, ना धर्म के प्रति वफादार हैं, तो आपको सिर्फ जय श्री राम बोलने में लगता है कि दूसरी आप बीजेपी के हो जाएंगे। तो कितनी छोटी सी बात है, कितना संकीर्ण आपका मानसिकता है। अब देखिए, पर्दे पर बैठ के ये जय श्री राम तक नहीं बोल सकते जो खुद एक हिंदू हैं। अब इसमें आप चस्पा कर लेकिन ये दक्षिण में नहीं चल रहा ना, ये दक्षिण में बीजेपी का रास्त्र नहीं चल रहा है धर्म वाला। हाँ, ये बात आपकी बात सही है, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि ये डू और डाई का मामला है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि देखिए जहाँ विपक्ष इतना जुड़ गया है, तो मैं जब इसको आकलन करता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि अगर विपक्ष की फूट जैसे जैसे समय नजदीक आता जाएगा इलेक्शन का, विपक्ष अपने जो निजी मुद्दे हैं सर्वाइवल के लिए, उनको अगर उसने अलग कर दिया और विनिंग कैंडिडेट को सीट दे दी, जैसे कांग्रेस का विनिंग कैंडिडेट है तो कांग्रेस को दे दी, और उसको बसपा का है तो बसपा को दे दी, और सब उसके सपोर्ट में आ गए, सपा का है तो सपा को दे दी, तृणमूल का है तो तृणमूल को दे दी, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा भारी नुकसान का कारण हो सकता है। हालांकि अभी अगर आज की डेट में देखें तो प्राइम फेसे ही ये समीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झुका हुआ लगता है, मगर चैलेंज बहुत बड़ा है और भारतीय जनता पार्टी को इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। भले ही हम कितना विकास की बात करें, देश की बात करें, नेशन फर्स्ट की बात करें, मगर आज भी भारत की जनता कहीं ना कहीं महंगाई के मुद्दे पर वोट बदलती है, कहीं ना कहीं फ्री बीज के नाम पर, फ्री बिजली, फ्री पानी, 2 किलो चावल, इसके नाम पर भी वोट बदलती है। वो लार्जर पर्सपेक्टिव में देश का जो वही आलोक जी कह रहे हैं ना, इतना आसान नहीं है। आलोक जी भी कह रहे हैं भाई ये बात क्या आसान नहीं है चुनाव लड़ना इतना। लेकिन रतन तिवारी जी अब इस बात को ये नहीं कहेंगे कि आप बीजेपी के आदमी हैं, क्योंकि जब जिनके पास कोई जवाब नहीं होता। आलोक जी आवाज सुनाई दे रही है आपको मेरी? आलोक जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? आलोक जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? चलिए मैं आऊंगा। क्या लग रहा है रतन तिवारी जी कि दक्षिण में भी मामला थोड़ा सा मुश्किल है बीजेपी के लिए और यहाँ पर आपको फायदा हो रहा है? अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर हूँ। चलेंगे मेहमानों के पास। रतन तिवारी जी क्या लग रहा है कि अभी तो आप आधे आधे में फंसे हुए, लेकिन तय करना होगा आपको क्या? दरअसल अगर आपने तय नहीं किया, कोई रणनीति नहीं बनाई, तो ये सीटों के बंटवारे को लेकर मामला उलझ जाएगा और जो फायदा हो रहा है वो नुकसान में बदल जाएगा। देखिए त्रिशूल जी, हर बात को एक्सेप्ट करने में मजा आता है, अच्छा भी लगता है। देखिए कांग्रेस पार्टी तमाम अलायंस 2 बार मीटिंग हुई है, कहीं न कहीं हर मुद्दे पे, हर चैप्टर पे, हर प्रदेश के समीकरण पे बैठक लगभग हुई है और लगभग बहुत सारी चीजें बन चुकी हैं, सामने आना बाकी। 31 और 1 तारीख को जो मुंबई में बैठक होने जा रही है, वहां कन्वेंशनर भी चुन के आ जाएगा और बहुत सारी स्थिति जो है साफ हो जाएगी। और मैं बड़े दावे के साथ आपके चैनल पे पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं कि 1 से 2 ऐसे दल हैं छत्रक जो हमारे साथ भी आएंगे। देखिए सुशील जी अभी ऑफ कैमरे पे मुझसे कह रहे थे कि आपके पीछे हाथ का पंजा क्यों लगा है। मैंने उनको बताया कि मैं पार्टी का पक्ष रखता हूं, इसके लिए पार्टी का सिंबल मेरे पीछे लगा हुआ है। और मैंने ये भी कहा कि देखिए इस चैनल पे बैठे हैं, इस चैनल पे चंद्रशेखर जी डिबेट कर रहे हैं, उनके सामने हम जैसे प्रवक्ताओं की हिल जाती है, तो आप तो विश्लेषक हैं, तो बात तर्क वितर्क जो है एकदम स्पष्ट रखिए, अच्छा लगेगा। और त्रिशूल जी 31 और 1 तारीख को बहुत कुछ साफ हो जाएगा, उसके बाद ही मैं कह पाऊंगा। कुछ कहना चाह रहे हैं सुशील जी आपसे? मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ कि रतन तिवारी जी इस पर्दे पर बैठे हैं और जय श्री राम नहीं बोल सकते। जय श्री राम उनके दिल में है, उनके मन में है, वो हमारी आत्मा में है। जय श्री राम तो मैं चीख चीख के चिल्लाता हूँ।
ये देखिए, ये देख रहे हैं, शर्मा जी देख रहे हैं ना, ये देखिए, जय श्री राम। ये जनता इसको समझती है। तो तिवारी जी, ये डिजिटल मीडिया का जमाना है। आप जनता को एक बार दो बार धोखा दे सकते हैं, हर बार नहीं दे सकते। तो ये हाथ जो लगा रहे हैं, ये दिखावा है। राम का नाम लेना दिखावा है, लेकिन हाथ लगाना दिखावा नहीं है। 1 मिनट में आप झूठ बोल रहे हैं यार। देखिए, मेरा आपसे कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है रतन तिवारी जी, मेरा आपसे कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है, लेकिन जो 1 ही मिनट में आप अपनी बात को करते हैं, सोचिए। देखिए, आपकी जो डिबेट है, आप बस आपसे करें अपने क्वेश्चन। मैंने तो जो दोगलापन दिखा रहे हैं, जो विरोधाभास कर रहे हैं, कहना कुछ है और करते कुछ हैं, मैं तो उसको उजागर कर रहा हूँ बस उदाहरण के साथ, और ये लाइव है। रतन तिवारी जी, देखिए शर्मा जी, भगवान श्री राम हमारे मन में है, बजरंग बली हमारी आत्मा में है, महादेव का समय चल रहा है, लेकिन हम लोग दिखावा नहीं करते। धर्म के नाम पे हम दिखावा और राजनीति नहीं करते। हमारी पार्टी की कोई जाति नहीं है, हमारी पार्टी का कोई धर्म नहीं है। सभी धर्म, सभी समुदाय को लेकर चलने वाली कांग्रेस पार्टी है। हम इस देश की मुद्दों की बात करते हैं। सुन लीजिए ना, एक बार देश की मुद्दों की बात करते हैं। एक बार सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए एक बार। सुशील जी, हम पिछले 9 सालों में आपने देखा होगा कि पिछले 9 सालों में हमने इस देश के मुद्दे पे बात की है। हमने इस देश के मुद्दे को उठाया है, चाहे वो कोई भी मुद्दा होने दो, किसानों से जुड़ा हो, युवाओं से जुड़ा हो, महिलाओं से जुड़ा हो, महंगाई से जुड़ा हो, जीएसटी हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, हमने इस देश के मुद्दे की वकालत की है। सदन में हमने किस प्रकार लड़ाई लड़ी है वो पूरे देश में दिखा है, सराहा भी है। और इसी तरीके से हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और 2024 तक, जब तक हम सरकार न बना ले, प्रधानमंत्री मोदी को विदा न कर दे, ये लड़ाई जारी रहेगी। सुशील जी, ये देखिए, जो अभी ये फिर इन्होंने एक झूठा वक्तव्य दिया, एक दोगला वक्तव्य दिया, दोहरा व्यक्तित्व दिया कि सदन में लड़ाई लड़ते हैं। जब प्रधानमंत्री पूरा महीना ये चिल्लाते हैं मणिपुर मणिपुर मणिपुर, प्रधानमंत्री आए, जब वो बोलने लगते हैं तो उससे भाग जाते हैं। इसी तरह से जब किसानों के बिल आए, किसानों का बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ, वहाँ आपने विरोध नहीं किया, लेकिन पूरे देश का समय, पूरे देश की जनता का समय खराब किया आपने, और बिल पास होने के बाद आप सड़क पे आए। तो ये कितना झूठ। देखिए, आपने अभी पर्दे पे स्वीकार किया कि आप देश का पैसा और समय व्यर्थ कर रहे हैं, आप देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। अगर पार्लियामेंट में आप बिल का विरोध करते तो बिल पास ही नहीं होता। बिल पास होने के बाद उसका आप विरोध करने के लिए सड़कों पर आए। तो ये जो व्यर्थ चरित्र है, ये जो व्यर्थ का झूठा जो चरित्र है, जनता इसको जानती है। बस मैं इतना ही कहूंगा, आप डिबेट को आगे बढ़ाएं। त्रिशूल जी, रतन तिवारी जी, क्या लग रहा है? आलोक जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए मैं आऊँगा। रतन तिवारी जी, क्या लग रहा है कि नुकसान और फायदा, इन सब के बीच लोकतंत्र का हित बहुत आवश्यक है? देखिए त्रिशूल जी, जिस प्रकार से लोकतंत्र की रक्षा के लिए राहुल गांधी जी निकले हुए हैं, वो एक ही चीज पूरे देश से कह रहे हैं कि मैं हूँ। और आप देख रहे हैं किस प्रकार एक योद्धा ये लड़ाई लड़ रहा है पूरे लोकतंत्र की रक्षा के लिए। किस प्रकार उनकी सदस्यता चली जाती है, उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनको बहाल किया जाता है। तो पूरी तरीके से पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार। ठीक है आलोक जी, रतन तिवारी जी, सुशील जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जोड़ने के लिए। दरअसल क्षत्रपों से जो इंडिया का गठबंधन है उसको फायदा भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है वोट सीट शेयरिंग के मामले में। अब ऐसे में इंडिया जो गठबंधन है उसको रणनीति बनानी होगी कि आखिर कैसे सीट शेयरिंग की जाए, और ऐसे में छत्रप जो बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, एनडीए के साथ जुड़ रहे हैं, वो उनको फायदा हो रहा है। अब देखना ही होगा कि जनता क्या तय करती है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए AN न्यूज़।